हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंका स्टडी 001 में। तो आज का हमारा टॉपिक है तुगलक वंश। आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश का शासकों का शासन कब से कब तक चला, जो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला। लेकिन मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाने के बाद दिल्ली में 5 वंशों का उदय हुआ, जो मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। सबसे पहला वंश गुलाब वंश था, दूसरा खिलजी वंश। इन वंशों को भी मैं विस्तार पूर्वक पढ़ा चुकी हूँ। इसमें तीसरा वंश तुगलक वंश है, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तुगलक वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। एंड सबसे लास्ट में पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी। तो तुगलक वंश के प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक शाह हैं, जिनका शासन 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह को अपदस्थ करके एक नवीन राजवंश की स्थापना 1320 ईस्वी में की, जिसे तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह था, उसको गयासुद्दीन तुगलक ने युद्ध में पराजित किया, जिससे उसने एक नवीन राजवंश की स्थापना 1320 ईस्वी में की, जिसे तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। 1320 ईस्वी में सिंहासन पर बैठ जाने के बाद गाजी तुगलक, यानी जो गयासुद्दीन तुगलक थे वही है, उन्होंने उनका पहले नाम गाजी तुगलक था, लेकिन जब उन्होंने तुगलक शाही की उपाधि धारण की तब उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक अपना नाम रख लिया। तो उसकी पदवी धारण की तथा उसने अगले 5 वर्षों तक दिल्ली में शासन किया, जिसने गयासुद्दीन तुगलक शाह ने। गयासुद्दीन तुगलक के समक्ष कई समस्याएं थी। प्रांतों में विद्रोह हो रहे थे, बंगाल और सिंध पर नामात्र का शासन रह गया था तथा गुजरात के क्षेत्रों में भी विद्रोह जारी था। राजपूत शासक अपनी शक्ति का विस्तार करने में लगे हुए थे, जबकि जो दक्षिणी राज्यों में अशांति और उपद्रव का वातावरण व्याप्त था। खुसरो शाह द्वारा अमीरों और उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए राजकोष खाली कर दिया गया, जिससे वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। गयासुद्दीन ने सर्वप्रथम विद्रोह पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सक्रिय उपाय किए। वह एक सफल सेना नायक भी था। 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन ने अपने पुत्र जौना खां को, ये नाम आप याद रखना, आगे आपको काम आएगा, जौना खां को तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा। जौना खां वारंगल के विद्रोह को दबाने में असफल रहा, लेकिन जौना खां ने 1322 ईस्वी में पुनः ही वारंगल पर अभियान किया। तेलंगाना पर तुर्कों का अधिकार हो गया और इसे कई प्रशासनिक भागों में बांट दिया गया। 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन ने स्वयं बंगाल पर चढ़ाई की और उसे जीतकर दिल्ली सल्तनत में पुनः मिला लिया। ठीक है, ये गयासुद्दीन तुगलक ने किसको, बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। लौटते वक्त उसने उत्तरी बिहार के क्षेत्र मिथिला के कर्नाट शासक को पराजित किया एवं तिरहुत के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह प्रथम अवसर था जब तुर्कों का साम्राज्य विस्तार उत्तरी बिहार तक विस्तृत हो गया था। दूसरी ओर जौना खां ने जाजनगर पर आक्रमण भी किया। वहां का शासक भानुदेव द्वितीय था। जाजनगर का शासक पराजित हुआ और जौना खां को काफी मात्रा में धन प्राप्त हो गया। 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापस लौटते समय गयासुद्दीन की अगवानी के लिए दिल्ली के समीप अफगानपुर में उसके पुत्र जौना खां द्वारा स्वागत के लिए लकड़ी का भवन निर्मित किया गया था। जब मंडप के नीचे सुल्तान के स्वागत का जश्न मनाया जा रहा था, तभी अचानक हाथियों के आ जाने से वह मंडप गिर गया और मलबे के नीचे सुल्तान गयासुद्दीन, राजकुमार मोहम्मद खां और अन्य गणमान्य व्यक्ति दबकर मर गए और जौना खां ने ही सुल्तान को मारने का षड्यंत्र रचा, जबकि वर्नी और फरिश्ता ने इसे मात्र दुर्घटना बताया, क्योंकि सुल्तान गयासुद्दीन ने अपने जीवन काल में ही जौना खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लिया। जौना खां को आप समझ गए होंगे, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था जौना खां। अब हमारा दूसरा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासन रहा 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। तो हमने पहले भी पढ़ा है, जो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक उसका बड़ा पुत्र जौना खां, उसका नाम उलोगू खां भी बना और सिंहासन पर 1325 ईस्वी पे
मोहब्बत बिन तुगलक शाह के नाम से वो बैठा। जौनाकाई किस नाम से बैठा? मोहब्बत बिन तुगलक के नाम से बैठा। उसने नए विचार और सिद्धांत को अपने राज्य में लागू किया। उसने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को जारी रखा। उसके सिंहासन रूढ़ के समय दिल्ली सल्तनत उत्तर में हिमालय की तराई से दक्षिण में देवगिरी और वारंगल तक तथा पश्चिम में सिंध एवं गुजरात से पूर्व में बंगाल तक विस्तृत थी। उसने पश्चिम क्षेत्र में जैसे कालानूर और पेशावर को जीता। दक्षिण में द्वार समुद्र, मावर तथा अन्य गोड़ी के राज्यों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अर्थात दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य भारत के दक्षिणी छोर तक जा पहुंचा था। मोहब्बत बिन तुगलक यानी कि जौनाकाई सिंहासन पर बैठने के साथ ही सीमांत क्षेत्र में मंगोल शासक तामरासरिन खान का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण का सल्तनत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मगर इस आक्रमण ने मोहब्बत बिन तुगलक को सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उपाय सोचने पर क्या कर लिया? मजबूर अवश्य कर दिया। उसने कालानूर और पेशावर के क्षेत्रों को विजित करके सीमांत क्षेत्र को मजबूत किया। इस अभियान से मध्य एशिया की राजधानी से मोहब्बत बिन तुगलक की दिलचस्पी बढ़ी। दक्षिण भारत में उसने 5 प्रांत संगठित किए: देवगिरी, वारंगल, मावर, मदुरई और कर्नाटक। उसकी यह विस्तारवादी नीति अपनी पराकाष्ठा तक आ पहुंची थी, जिसके कारण नकारात्मक परिणाम भी प्रस्तुत होने लगे। मोहब्बत बिन तुगलक का राजस्व सिद्धांत देवी सिद्धांत की भांति था। वह मानता था कि सुल्तान बनना ईश्वर की इच्छा है। कौन मानता था? मोहब्बत बिन तुगलक। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह यानी सुल्तान ईश्वर की क्या है? छाया है तथा ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि शब्दों का उत्कीर्ण करवाया था। अलाउद्दीन की भांति, अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन उसकी भांति मोहब्बत बिन तुगलक भी शासन में किसी भी व्यक्ति अथवा वर्ग के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता था। वह उचित समय पर वर्मी से सलाह लेता था, लेकिन कार्य अपनी इच्छानुसार ही करता था। उलेमा आदि को शासन में हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं थी। एंड जो तीसरा शासक है वो है फिरोजशाह तुगलक, जो 1351 से 1388 ईस्वी तक उसका शासन रहा। फिरोजशाह तुगलक ने किस दिल्ली की गद्दी पर बैठने के साथ उसके सामने कई समस्याएं थी, जैसे निरंतर विद्रोह हो रहे थे, विजित राष्ट्रसंता की घोषणा कर रहे थे, अमीर एवं उलेमा राज की नीतियां नाराज थी, सैनिक बेरोजगार होने के कारण असंतुष्ट थे, हिंदू माता की संतान फिरोजशाह तुगलक था। ये सारी समस्याएं फिरोजशाह तुगलक के सामने आई जब वह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। फिरोजशाह तुगलक ने समस्याओं को देखते हुए, जो भी समस्याएं मैंने आपको बताई हैं, उन समस्याओं को देखते हुए अपने राजनीतिक उद्देश्य निर्धारित किए। उसके समक्ष सबसे गंभीर समस्या क्या थी? आर्थिक संकट की थी। यही समस्या मोहब्बत बिन तुगलक के समक्ष भी थी। उसने इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए, जिसमें कृषि सुधार हेतु कृषि विभाग का निर्माण प्रमुख था। किंतु उसकी जो प्रशासनिक योजना और जो सैनिक अभियान पर हुए खर्च ने आर्थिक संकट को और भी जटिल बना दिया था। फिरोज को अपनी कठिनाइयों और कमजोरियों का आभास था। दिल्ली सल्तनत पर उसका प्रत्यक्ष अधिकार नहीं था। उसके राज्याभिषेक के समक्ष ख्वाजा जहां द्वारा एक अल्पायु बालक को सुल्तान मोहब्बत का पुत्र घोषित करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया, जबकि फिरोजशाह तुगलक ने उलेमा एवं सामंतों की सहमति से ही दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार किया था। फिरोजशाह तुगलक ने अपने 37 वर्षीय शासनकाल में मुख्यतः आर्थिक सुधार किए, कल्याणकारी कार्य किए, विद्या, शिक्षा एवं कला को भी प्रोत्साहन दिया और फिरोजशाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाया। ठीक है, ये काफ़ी ऑब्जेक्ट टाइप में पूछे जाते हैं। अब जो मैंने लास्ट में बोला था, फिरोजशाह तुगलक के उत्तराधिकारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिरोजशाह तुगलक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी दिल्ली सल्तनत पर ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी अयोग्य साबित हुए। अमीरों एवं दासों के द्वारा सत्ता के लिए किए जाने वाले षड्यंत्र, उत्तराधिकार से संबंधित संघर्ष एवं वित्तीय संकट ने राज्य को कमजोर कर दिया। फिरोजशाह तुगलक के उत्तराधिकारियों में तुगलक शाह द्वितीय, फिरोजशाह तुगलक के बाद जो रहा वो है तुगलक शाह द्वितीय, जिनका शासन
1388 से 89 ईस्वी तक रहा। सेकंड, उसके बाद अब्रुवर्क जो 1389 से 90 ईस्वी तक रहा, 1390 ईस्वी तक। और मोहम्मद साय 1390 से 1394 ईस्वी तक, और महमूद साय 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक रहा, सम्मिलित थे। लेकिन ना सुल्तान मोहम्मद और ना ही उसका उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन महमूद महत्वाकांक्षी अमीरों व स्वतंत्र राजाओं पर नियंत्रण स्थापित कर पाए। दिल्ली के सुल्तान की सत्ता वस्तुतः दिल्ली के आसपास, यानी कि जो शाहजहां की हुकूमत दिल्ली से लेकर पालम दिल्ली के पास तक रही, कि कुछ क्षेत्र तक ही सिमट कर रह गई। तो यहीं से तुगलक वंश का अंत होता है और सैयद वंश का प्रारंभ हो जाता है, जो कि मेरी अगली वीडियो रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।